चलो अब इधर अच्छे से ध्यान दो। जो आज हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है एकदम इजी है। एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल, या फिर उसे ही एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं। एकदम इजी कब है? जब आप लोगों को डिफाइनाइट इंटीग्रल अगर आता होगा तो ये एकदम इजी है। डिफाइनाइट इंटीग्रल आता ना, अभी पढ़े अपन, उसमें भी थोड़ा सा बेसिक भी आया तो भी ये चैप्टर समझ में आता। डिफाइनाइट इंटीग्रल का अगर बेसिक भी आता होगा तो भी ये समझ में आएगा। देखो अभी अपन जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन अपने को 12th के सिलेबस में है ही ना। आप लोगों ने मैट्रिसेस पढ़ा होगा तो उसका एप्लीकेशन था वर्ड प्रॉब्लम। लॉजिक पढ़ा होगा तो उसका एप्लीकेशन था, लेकिन वो आपके सिलेबस से इरेज हुआ था। हर चैप्टर का एप्लीकेशन है। जैसे डेरिवेटिव पढ़ा था अपन ने तो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन था, वैसे इंटीग्रेशन पढ़ा तो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन नहीं, इंटीग्रेशन का एडवांस कौन है? डिफाइनाइट इंटीग्रल, जिसमें लिमिट रहती उसका एप्लीकेशन है ये। तो ये बहुत सारे इसमें एप्लीकेशन है इसका, लेकिन सबसे मेन एप्लीकेशन अपने को कौन सा पढ़ना है इसका? एरिया। बाय यूजिंग डिफाइनाइट इंटीग्रल अपन एरिया फाइंड कर सकते हैं कौन से भी कर्व का, कौन से भी कर्व का बोला मैंने, ठीक है। इसका JEE का टेंशन मत लो, इसके लिए मैं 4-5 फॉर्मूले लिख के दूंगा। सिर्फ अपने को पहचानना है कौन सा इलिप्स है, कौन सी लाइन है, कौन सा पैराबोला का इक्वेशन है। इक्वेशन के ऊपर से आप लोगों ने पहचान लिया तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं अपन। इसको मेन है बोर्ड में क्या होगा, अपने को मेथड करनी पड़ेगी, उसके लिए ये चैप्टर समझ में आना चाहिए। बाकी तो इसका एरिया निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूलेज है कुछ, सिर्फ बेसिक वालों को फार्मूले नहीं लगते। इलिप्स का अगर है तो इलिप्स अगर बनता है तो उसका भी एरिया डायरेक्टली निकलता है, वो सेकंड क्लास में होगा अपना। आज के इसमें अपन क्या सीखेंगे? एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या हो गया? डिफाइनाइट इंटीग्रल का टू फाइंड एरिया ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप। कर्व ही ज़रूरी नहीं है, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप रहो उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। तो डालो हेडिंग एरिया अंडर द कर्व, या फिर एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल, ये हेडिंग डालना है। अब देखो कोई भी शेप का हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एरिया। लेकिन उसके लिए हमें एरिया निकालने के लिए हमें डिफाइनाइट इंटीग्रल में वैसे क्या ज़रूरी है? डिफाइनाइट इंटीग्रल में और इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क है? लिमिट रहती है उसमें, इसमें भी हमें लिमिट लगेंगी। अगर लिमिट नहीं है हमारे पास तो हम लोग एरिया ही नहीं निकाल सकते। अगर एक बार लिमिट समझ में आई कौन सी लिमिट लेना है, क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। एरिया का फॉर्मूला ही है इंटीग्रेशन ऑफ, अभी वो फॉर्मूले समझाता मैं, यही समझना चाहिए अपने को कौन सा फॉर्मूला कब लगाएंगे। वो अगर समझ गया तो कुछ दिक्कत ही नहीं इस चैप्टर में। तो अपने को एरिया अंडर द कर्व निकालना है। वो कर्व कोई भी रह सकता है, इलिप्स, सर्कल का भी, सब इसका एक। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे ये एक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स और वाई, तो यहाँ पे एक लाइन निकल गई,
यहाँ पे एक लाइन निकली, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स और वाई एक्सिस के कारण यहाँ पे एक ये शेप बना, ट्रायंगल बना, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। अगर इसका इक्वेशन गिवन है तो हम लोग डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हैं। या फिर ऐसा भी है, कोई कर्व बना एखादा, सपोज ये कर्व बना, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, इतने ही पार्ट का एरिया चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये x की वैल्यू क्या है और ये x की वैल्यू क्या है, ये समझना पड़ेगा। x की वैल्यू है ना ये, y की नहीं है। अगर मेरा कर्व ऐसे बनता है, यहाँ पे बन गया, मुझे इतने पार्ट का एरिया चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये y की वैल्यू लगेंगी। तो देखो अपने पास इक्वेशन कौन से फॉर्म में होते हैं, फंक्शंस कौन से फॉर्म में होते हैं, एक तो x के फॉर्म में या फिर y के फॉर्म में भी रह सकते हैं। इसका क्या रहेगा इक्वेशन, ये f ऑफ x रहेगा, ये f ऑफ x रहेगा, लेकिन ये क्या रहेगा, f ऑफ y या फिर g ऑफ y बोलना पड़ेगा मुझे। ये y के टर्म में रहेगा इसका इक्वेशन, इसका x के टर्म में रहेगा। तो ये y के टर्म में अगर है तो y की वैल्यू लगेंगी, ठीक है। यहाँ पे अगर ये डायग्राम ऐसी बनती थी तो x के टर्म में आती थी वैल्यू, निगेटिव पॉजिटिव वो जान दो। फिलहाल समझ लो कोई भी कर्व रहने दो, लाइन है या फिर इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इसमें से कुछ भी हो, सर्कल, इन सब का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। अभी सबसे पहले हमें समझना है, देखो अगर ऐसा पोर्शन बनता है, जैसे मैंने वहाँ पे डायग्राम बनाई थी, मुझे इसका एरिया निकालना है, ये कर्व है, ठीक है। इस कर्व का इक्वेशन f ऑफ x है, क्या इक्वेशन है, f ऑफ x। इसका अगर एरिया निकालना है मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन का, ये वैल्यू है a और ये क्या है b। ये f ऑफ x यानी काय की वैल्यू है, y की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, y यानी ही f ऑफ x होता ना। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया यानी ये इतने पार्ट का, सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्या करना पड़ेगा, सिंपल एरिया। अब मैं कर्व ये पोर्शन को नाम दे सकता, लेकिन अपन एरिया इक्वल्स टू ही लिखेंगे, ठीक है। एरिया इक्वल्स टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें लिमिट लगानी पड़ेगी, कौन सी, कर्व कौन से वेरिएबल के फॉर्म में है, कर्व में कौन सा वेरिएबल है x, तो x ही लिमिट रहेंगी उसकी, y नहीं रहेंगी, y दे देंगे वो x इक्वल्स टू 0, y x इक्वल्स टू 5 देंगे, और उसमें और y की भी वैल्यू देंगे कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे x की एक वैल्यू, ये x की एक वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू मिलेंगी, y की भी वैल्यू देंगे, y की वैल्यू कौन सी काम की नहीं है अपने। अगर अपना y इक्वल्स टू f ऑफ x है, x के फॉर्म में अगर इक्वेशन है, तो मुझे x की ही वैल्यू लगेंगी, मतलब मुझे यहाँ पे a और b लगेगा, a और b, और इंटीग्रेशन काय का y dx यानी ये y मतलब क्या है, वो कोई भी फंक्शन, मतलब ये हो क्या गया, a टू b f ऑफ x dx। मतलब अपने को अगर एरिया निकालना है तो करना क्या पड़ेगा, लिमिट चेक करनी पड़ेगी क्या है तो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप लोग, इक्वेशन को जो है उसको इंटीग्रेट करोगे, और डिफाइनाइट इंटीग्रल है ना ये, तो इसलिए लिमिट पुट कर दोगे। लिमिट पुट करना आता, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अब कोई भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले ट्राई करो उसकी डायग्राम बनाने के लिए, सबसे पहले ट्राई करो उसकी डायग्राम। एक बार डायग्राम बन गई तो सही सॉल्व होगा वो। अब देखो सेकंड पैटर्न ऐसा रह सकता है, ये कर्व कौन से अलोंग एक्स एक्सिस के साथ बना था ना, अब ये कर्व ऐसे है वाई एक्सिस के साथ,
मुझे इतने पार्ट का एरिया निकालना है। ये C है, ये D है, ठीक है। ये y के साथ है, इसलिए इसका इक्वेशन क्या रहना चाहिए, g ऑफ y के फॉर्म में रहेगा ये इक्वेशन। अगर ऐसा इक्वेशन है तो हम लोगों को एरिया निकालना है। एरिया क्या होना चाहिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ C टू D। y कब यूज करोगे, जब वेरिएबल आपके y के फॉर्म में रहेंगे, तब इक्वेशन में वेरिएबल y के फॉर्म में रहेंगे तभी y की वैल्यू यूज करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम तो x से ही सॉल्व होंगे, बट एक आधे क्वेश्चन में आने वाला है y के फॉर्म में रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, y की लिमिट यूज करेंगे C और D। ये x इक्वल्स टू रहेगा ना, डायरेक्ट लिखता मैं g ऑफ y dx आएगा। अगर वेरिएबल y है तो इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, फिर y ही हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया क्या इतना पार्ट, ये तो सिंपल था। इसके बाद थर्ड देखो, दो कर्व है, ठीक है। उससे पहले ये समझ लो सिंपल वाला थोड़ा, यही कर्व है बट ये नीचे बना, कहाँ पे बना, ये नीचे है, ठीक है। x की वैल्यू तो प्लस ही रहेगी ना, लेकिन जब इसका एरिया निकालोगे आप लोग, अगर आप लोग, ये इक्वेशन क्या है, f ऑफ x है, f ऑफ x है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये a ये b है, एरिया क्या हो जाएगा फिर इसका, a b रहो या माइनस a माइनस b रहो, अपना एरिया क्या आएगा, a टू b लेना है हमें। अगर माइनस में लिमिट रही तो माइनस में लगाएंगे, f ऑफ x dx रहेगा, बराबर। तो ये एरिया आपका अगर नीचे की साइड आ गया, मतलब बिलो द x एक्सिस आ गया, तो वो निगेटिव मिलेगा आप लोगों को, लेकिन एरिया तो निगेटिव होता नहीं है, इसलिए इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा मॉड में। इसकी हम लोग लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। समझ में आया। फोर्थ, ऐसा भी पॉसिबल है, दो कर्व है, दो कर्व है, एक कर्व ये, एक कर्व ये, ठीक है। एक का इक्वेशन f ऑफ x है, दूसरे का इक्वेशन g ऑफ x है, दो कर्व है। मुझे ये दो कर्व के बीच में का एरिया जो भी निकलता है वो निकालना। दो कर्व के बीच में अगर एरिया निकालना है तो सबसे पहले तो लिमिट समझ लो, यहाँ पे लिमिट a और b ही रहेंगी दोनों के लिए, दोनों के लिए लिमिट a और b ही रहेंगी ना, बदलेंगी नहीं। यहाँ पे लिमिट a टू b है तो एरिया, एरिया ऑफ ये शेडेड पोर्शन, हाँ, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये नीचे वाला नहीं आएगा इसमें, क्यों, ये निकलेगा बराबर शेडेड पोर्शन का। देखो इसका अगर एरिया निकालता हो तो ये पूरा मिलेगा, इसका निकालता हो तो यहाँ तक ही मिलेगा। तो अपने को ये एरिया निकालना है, कौन सा, ये शेडेड का। तो कैसे निकालना चाहिए, इतना ही पोर्शन है, सब कुछ कर लो, पहले इतना ही पोर्शन है तो इससे कौन सा मिलेगा एरिया, पूरा।
ये ऊपर का अभी ऊपर का नहीं है सपोज कर लो, तो यहाँ से कौन सा मिलेगा, सिर्फ इतना। इन दोनों को अगर माइनस किया तो मिलेगा ना मुझे शेडेड रीजन का एरिया, बराबर है। समझ में आया क्या? यहाँ पे क्या किया मैंने, अगर g ऑफ x का एरिया निकालता हूँ मैं सिर्फ, तो g ऑफ x का एरिया क्या आएगा, यहाँ पे g ऑफ x का एरिया ये पूरा मिलेगा अपने को, और मैं f ऑफ x का अगर लेता हूँ तो ये इतना पार्ट मिलेगा। दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, एरिया ऑफ ये शेडेड रीजन। मुझे जो एरिया चाहिए ये a, ये मिलेगा मुझे, बराबर है। तो अब हमें एरिया अगर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट कौन सी रहेंगी, माइनस करना है, इतना समझ में आया। माइनस क्यों करना वो सब समझाया मैंने। a टू b, लिमिट तो a टू b ही रहेंगी। मुझे किससे माइनस करना पड़ेगा, ये f ऑफ x लो, ये g ऑफ x लो। f ऑफ x dx माइनस a टू b। अब देखो क्या होता है, कभी कभी अपने को ये समझ में नहीं आता किसको किससे माइनस करना है, तो ग्रेटर कौन स्मॉलर कौन ये समझ में नहीं आता। ये कर्व एकदम इजी था इसलिए समझ में आ जाएगा, लेकिन दूसरे शेप के वक्त टेंशन नहीं लेने का। 3 में से 4 निकालोगे 1 बचेगा, -1 बचेगा। 4 में से 3 निकालोगे -1 बचेगा, ऐसे ही आएगा ना, 1 बचेगा। मतलब देखो 3 - 4 करो या 4 - 3 करो, इसमें क्या होने वाला है, -1, इसमें +1। तो इसको क्या लगाएंगे हम लोग, मॉड। अगर गलती से भी एरिया निगेटिव आ गया तो उस टाइम पे क्या कर लेना का, इसको मॉड लगा देने का। समझ में आया ये एरिया। अगर कर्व नीचे बनता है एक्स एक्सिस का के, तो 0 ही एरिया, निगेटिव एरिया आता। ये एरिया कौन सा रहेगा, निगेटिव आएगा। बट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एरिया के लिए मॉड लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx। एक बात बताओ, साइन का ग्राफ कैसे आता, साइन का ग्राफ कैसे आता, 0 से स्टार्ट होता। यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे 1 है, ये थोड़ी 1 आता, ये 0 आया। तो ये 0 कब आता, पाई के वक्त, साइन 180 0, फिर ये नीचे जाता, बराबर है। ऊपर जाता, यहाँ पे कितना रहना चाहिए फिर, 2 पाई। यहाँ पे 3 पाई, आगे 4 पाई। अगर कॉस का ग्राफ है तो कॉस में -1 आता। कहाँ से स्टार्ट होता कॉस, नीचे से नहीं स्टार्ट होता, 1 ऊपर 1 से चालू होगा, -1 to 0, ऐसे बनेगा कॉस का। हे -1, ये 1 है, कॉस 0 1, 0 के लिए 1, ये कितना आया 0, ये यहाँ पे 0 है ना, -1, तो यहाँ पे आना चाहिए पाई। यहाँ पे क्या आएगा,
ऐसे बनेगा ना ग्राफ, और 1 आगे किसके लिए आता है वो चेक करेंगे अपन। 0 के लिए 1 आता, कॉस का ग्राफ ऐसे बनेगा, बराबर है। उसके बाद पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सीखियो। हाँ लिखने का, मैं वो ही मत लिखो, उसके साथ मैं और कुछ लिख के देने वाला हूँ। डायग्राम बना के दिए सिर्फ, मुझे एक पैराबोला ही ये समझ लो। तो पैराबोला क्या कौन से रहते हैं? वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू -4ax, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ay -4ay। पैराबोला का ही काम है हमें। ये पैराबोला बनता कैसे? वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax है, ऐसे वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax, ये समझ में आना चाहिए बस। अगर वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू -4ax है तो नहीं, अपोजिट साइड में वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू -4ax, बराबर है ना। उसके बाद वाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ay, ऊपर एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू -4ay। अगर ऐसा इक्वेशन रहा पैराबोला का ही, वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स 4ax +3, इसमें +3 है, कुछ है, प्लस है माइनस है, ऐसे पढ़ा है क्या? पढ़ा नहीं है? ठीक है, देखेंगे फिर क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। वो ओरिजिन पे नहीं बनेगा, वैसे ही बनेगा, बस ओरिजिन पे नहीं बनेगा, उतना पॉइंट ऊपर जाएगा, वो ऊपर नीचे जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाएगा। ये अपने को क्वेश्चन में है, ठीक है। अब देखो अपने को नोट डाउन करना है पूरा। सबसे पहले वाली डायग्राम निकालो, सिर्फ पहली वाली डायग्राम निकालो और लिखो। एरिया बिटवीन टू कर्व, ठीक है। कर्व
हाँ मैंने लिख दिया अभी। अब देखो ये ऐसा कर्व है, फिफ्थ वाला, ये A1 है, ये A2 है। इस पूरे कर्व का मतलब ये काय का कर्व होगा, कॉस का होगा ये, है ना। मुझे पूरे इसका शेडेड पोर्शन निकालना है, ए निकालना है। ए क्या है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो देखो A1 का एरिया तो आराम से निकाल लोगे, A1 प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा A2, लेकिन मॉड में आएगा A2 का में आएगा मॉड में, क्योंकि वो कहाँ पे बन गया, बिलो द एक्स एक्सिस बन गया। यहाँ पे लिमिट ये A से लेके B और ये C। अगर मुझे A1 निकालना है तो ये इक्वेशन क्या है, A से लेके B होगा लिमिट, यहाँ पे कौन सी लेना पड़ेगा, f ऑफ x। A2 के लिए क्या बनेगा, ये B से लेके C तक, इसका भी इक्वेशन क्या है, f ऑफ x ही है। समझ में आया क्या। और इन दोनों की ऐड करोगे तब ये क्या मिलेगा, टोटल एरिया मिलेगा। बोलो, उधर का निकालना ही नहीं ना, ये पोर्शन का। ये कहाँ पे भी जाने दो, अपने को एरिया सिर्फ इसका, इतने पोर्शन का चाहिए। हाँ दोनों को प्लस करना है, ये टोटल एरिया है ना। एकाच याचा कर्व आहे ना रे बेटा। हाँ हाँ चलो इधर ध्यान दो। अभी अब क्या करना है, फाइंड एरिया इनक्लोज बिटवीन y इज इक्वल्स टू साइन एक्स एंड एक्स एक्सिस। एरिया इनक्लोज बिटवीन क्या, साइन एक्स वाले कर्व का और एक्स एक्सिस का। वो तो बहुत बड़ा कर्व रहेगा ना, तो उसने क्या बोला है, 0 से लेके 4 पाई के लिए फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे 0 से लेके 4 पाई के लिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, पहले तो डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करो तभी अपने को अच्छे से समझेगा क्वेश्चन। साइन का कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। 0 से लेके ये कहाँ आएगा, ये 0 है तो और 0 कब आता, फिर ये 2 पाई, फिर 3 पाई, 4 पाई। यहाँ तक अपने को एरिया निकालना है। ये 3 पाई है, ये 4 पाई है। 0 से लेके 4 पाई तक फाइंड करना है, मतलब ये पूरा एरिया रहेगा अपना ये। ऐसे समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4। अभी अपने को एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अभी मैंने बताया था, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में अगर एरिया निकालना है, अपने को इसका कर्व का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, मतलब यही क्या है अपना f ऑफ x।
तो एरिया कैसे आता, फॉर A1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 0 से लेके A1 इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई, और f ऑफ x dx 0 से लेके पाई, f ऑफ x क्या है, साइन x, साइन x का डेरिवेटिव माइनस कॉस x 0 टू पाई। तो ये माइनस साइन बाहर रखते हैं हम लोग, कॉस क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई क्या होता, टू आएगा ना, कॉस पाई कितना होता, ये कितना मिला, 2, पहला एरिया मिला। वैसे हम लोग दूसरा एरिया निकालते फॉर A2 के लिए लिमिट क्या रहेंगी, 0 पाई से लेके क्या तक आएंगी, A2 के लिए 2 पाई साइन x dx हो जाएगा। क्या होता फिर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x पाई से लेके 2 पाई, कॉस पाई माइनस पाई कितना होगा, कॉस पाई कॉस क्या आएगा, 2 पाई माइनस कॉस पाई, माइनस साइन बाहर, -1, मतलब 1 माइनस ऑफ -1 -2 आया। तो मैंने बताया था ये एरिया निकालने के लिए क्या करना, मॉड लगाना। तो क्या हो जाएगा, -2 का मॉड 2, नेक्स्ट वाले निकालो। A3 का एरिया और A4 का, A3 का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई से लेके 3 पाई साइन x dx, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x 2 पाई से लेके 3 पाई कॉस 3 पाई माइनस कॉस 2 पाई, क्या होगा, कॉस 3 पाई कितना आना चाहिए, आंसर इसका 2 ही आने वाला है और इसका -2 आएगा। वन आता, cos 3 पाई 1, वैसे इसका निकालो, इसका आएगा -2, मॉड में +2 हो जाएगा। टोटल एरिया क्या हो जाएगा फिर,
A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। cos 3 पाई चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ लिखो और सॉल्व करो ये सेकंड। चलो ये देखो, ये सेकंड क्वेश्चन अभी सॉल्व करने का है। पहला एरिया 0 से लेके π/2 के लिए निकालना है, दूसरा π/2 से लेके पाई, और तीसरा 0 से लेके पाई तक। तो क्या करना पड़ेगा ये आप ही लोग समझ लो। कॉस की डायग्राम कैसी बनती, कॉस वाला कर्व कैसे रहता वो देखो बराबर, उसके हिसाब से सॉल्व करो इसको। अब देखो इस क्वेश्चन में, अब मैंने जब कॉस का कर्व बनवा के दिया था तो पहले आप लोगों ने ही वैल्यू बताई थी, उसके ऊपर से बनाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा रॉन्ग हुआ करके बोला, लेकिन वो करेक्ट ही था। मेरे को लगा वैल्यू गलत बताई होंगी। अब इसको कॉस के लिए देखो, मैंने क्या बोला, अगर डायग्राम सही बनाई तो क्वेश्चन रॉन्ग हो ही नहीं सकता। कॉस 1 से स्टार्ट होता, ऐसे कर्व बनेगा वो। 0 के लिए क्या है 1, और ये कितना आता π/2, इधर आता पाई। cos 1 कहाँ पे रहता, पाई के ऊपर, वो 3π/2। इतने का काम ही नहीं अपने को। उसने क्या बोला है, पहले 0 से लेके π/2 तक वाला निकालो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला उसने, 0 से लेके π/2, मतलब ये पोर्शन। ये इतने पोर्शन का एरिया निकालना है। कॉस है ना, इतने पार्ट का फर्स्ट में एरिया निकालना है। तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/2, और फंक्शन क्या है cos x। 0 से लेके π/2 आएगा, बराबर है। ये एरिया A1 है, ये फर्स्ट में जो पूछा है वो A1 एरिया है। 0 से लेके π/2 क्या होता फिर, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 0 से लेके π/2
साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0। साइन पाई बाय 2 कितना होता? 1 माइनस 0, यानी 1 एरिया मिला पहला वाला। उसके बाद दूसरा वाला एरिया मिला मुझे कुछ। दूसरा वाला कैसे निकालेंगे हम लोग? अब लिमिट चेंज होंगी सिर्फ। दूसरा वाला कहाँ तक एरिया चाहिए? देखो पाई बाय 2 से लेके पाई तक, मतलब यहाँ तक ही एरिया चाहिए। ये इधर का कुछ लेना देना नहीं अपने को। ये A2 है आपका, तो A2 निकालने के लिए क्या होगा? पाई बाय 2 से लेके पाई cos x dx। cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन x पाई बाय 2 से लेके पाई। तो बताओ साइन पाई आएगा माइनस साइन पाई बाय 2, मतलब ये -1 आया। -1 को क्या लेना पड़ेगा? मॉड, तो ये +1 आया। अब देखो आखिरी वाला क्वेश्चन, समझ लो अच्छे से। अब ये 0 से लेके पाई तक है, तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं लिख सकते क्या? 0 से लेके डायरेक्ट पाई, साइन x dx, साइन 0 cos, हाँ cos, क्या होगा? cos 0 हाँ ना, मेरे को पता है वैसे ही निकालना है। ऐसे क्यों नहीं कर सकते अपन? कर सकते नहीं कर। cos पाई जीरो नहीं होगा ना, ये क्या होगा? cos पाई माइनस cos 0। cos पाई कितना होता? मतलब +2 हो जाएगा ये। फिर तो इसका एरिया तो 0 आ गया। ये चलता नहीं, ऐसा क्यों नहीं चलता? ये कर्व x एक्सिस के अबो है, ये एक कर्व x एक्सिस के बिलो है। अगर ऐसे कोई कर्व बनते होंगे, आधा x एक्सिस के अबो आधा बिलो, तो हमको पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो तीसरा एरिया रहेगा A1 प्लस A2 रहेगा। नहीं तो हम लोगों ने इसी क्वेश्चन में वैसे किया होता। कैसे? डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 4 पाई लगा दिया होता। ऐसा कर नहीं सकते अपन। क्यों? क्योंकि एक कर्व ऊपर बन रहा है, एक नीचे बन रहा है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते। हमको उसको पार्ट में डिवाइड करके ही सॉल्व करना है। समझ में आया?
चलो इधर ध्यान दो, इसको सॉल्व करना है दोनों को। क्या करना है अपने को? हाँ हो गया। फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय फॉलोइंग कर्व एक्सिस एंड गिवन लाइन। अब किसके भी बीच में क्या होगा? एरिया बनेगा। एक तो लाइन और कर्व के बीच में, या फिर एक्सिस और लाइन के बीच में, या फिर एक्सिस और कर्व के बीच में जो एरिया बनता है उसे हमें क्या करना है? फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो ये क्या है? y इक्वल्स टू 2x है। y इक्वल्स टू 2x, तो ये काय का इक्वेशन है? y इक्वल्स टू 2x यानी कौन सा शेप है ये? सर्कल है, इलिप्स है, हाइपरबोला, पैराबोला, लाइन का। y इज इक्वल्स टू 2x यानी लाइन कैसे निकलेंगी? ये x अगर 1 है तो y 2 हो जाएगा, ओरिजिन से पास होंगे या इसी लाइन रहेंगी। ठीक है, अब ये किसके साथ एरिया बनाएंगी? x एक्सिस के साथ, बराबर है। x एक्सिस के साथ इसका एरिया बनेगा ना। ये इक्वेशन का है y इक्वल्स टू 2x। ये 0 से स्टार्ट हुआ, x की वैल्यू 0 से लेके कितनी है? 5। x की वैल्यू 0 से लेके 5 तक है, बराबर। अब हमें ये एरिया निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a इक्वल्स टू, लिमिट क्या रहनी चाहिए यहाँ पे? हमें x एक्सिस के साथ एरिया निकालना उसका, तो 0 से लेके 5। y एक्सिस के साथ नहीं बन रहा, वो जो बन रहा है इधर का वो नहीं निकालना है हमें, क्योंकि y इक्वल्स टू क्या दिया है? 2x। 0 से लेके 5 क्या आता है? f ऑफ x dx। 0 to 5x, सॉरी 2x। f ऑफ x कितना है? 2x है ना, तो क्या हो जाएगा ये? 2 साइड में x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन 0 to 5। हाँ कहीं क्या 2 डायरेक्ट कैंसिल करो, ऐसे करो, नहीं तो इसको बाहर निकाल लो। 2 इंटू 1/2 एक्स स्क्वेयर, 0 से लेके 5, 2 कैंसल, 25 आएगा ये, बराबर है 25 आएगा। जो बाजून अब देखो ये इक्वेशन क्या है? x इक्वल्स टू 2y, x इक्वल्स टू 2y मतलब x की वैल्यू 2 टाइम्स रहेंगी। y की अगर 0 है तो x की भी 0, ठीक है। फिर y की अगर 1 है
तो x की वैल्यू कितनी रहेंगी, y की 1 अगर है, x की 2 रहेंगी, 4 रहेंगी, मतलब 3 रहेंगी तो वो 6 रहेंगी, या ऐसी लाइन निकलेंगी, ओरिजिन से ही पास होंगी। अब अपने को समझना पड़ेगा ये कर्व क्या है, x इक्वल्स टू 2y है, x इक्वल्स टू क्या है 2y, तो इसलिए अपने को ये क्या गिवन है, g ऑफ y गिवन है, g ऑफ क्या गिवन है y। हम लोग इसको g ऑफ x में भी कन्वर्ट कर सकते, y इक्वल्स टू x बाय 2 करके भी सॉल्व कर सकते। अपनी जो मेथड है ना इस वाली पहली वाली, उससे भी कर सकते हम लोग, इस 2 को इधर भेज देंगे, सिर्फ x की वैल्यू लगेंगी फिर तो निकाल सकते यहाँ से। अब यहाँ पे y की वैल्यू 2 गिवन है ना, 0 और 4, ये यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 4 है, तो देखो यहाँ ये वाला एरिया निकालना है मुझे। ये अगर एरिया निकालना है तो सीधा सीधा क्या करो, एरिया इक्वल्स टू 0 to 4, 0 to 4 क्या आएगा, g ऑफ y dy विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, आपके बुक में विथ रिस्पेक्ट टू x दिया है, g ऑफ y क्या है 2y, तो 2 बाहर, y स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 0 से 4, तो देखो 4 2 2 कैंसल, 16 आंसर आएगा, 16 यूनिट। टू आए है ना, हाँ तो वो पॉइंट लिए होते तो ऐसी, तो 0 से लेके 4 तक ही ना ऐसी भी आई होती, तो 0 से लेके 4। अब हम लोगों को पता नहीं पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू, ऐसी भी बन सकती ना, नहीं बट निकालने की जब तक इतने क्वेश्चन होते नहीं अपने तब तक छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन है ये छोटे छोटे, ये आप ही करने वाले हैं, ठीक है। कोणाची नाही बात मम्मी वाट, तू अशी गोष्ट करू राहिला, मम्मीच वाट पाहत आहे ना। हाँ तुझी मम्मीच वाट पाहते, माझं तर दोन्ही आहे। व्हिडिओ
थर्ड, फोर्थ, 7 तक अपने को सॉल्व करना है, उसके बाद छुट्टी देता हूँ। होमवर्क नहीं है। थर्ड का आंसर, फोर्थ भी आता आप लोगों को। अब देखो थर्ड, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 4। अब पहले तो देखो, ये सीईटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर क्या है? 20। अब अगर मेथड से करना है तो क्या करेंगे हम लोग? लाइन ड्रॉ कर लेंगे पूरी, काहे कि x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 ये, फिर x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 0, और ये क्या? y इक्वल्स टू 4, ये 4, ये 5। अब इसका इक्वेशन क्या था? y इक्वल्स टू 4 था ना। अच्छा, अरे तो मेथड लागेल ना। अब अपने को समझ रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल बन गया, ये 5 रहेगा, ये 4 रहेगा, 4 × 5 ही करोगे मेथड। बोर्डच्या पेपरमध्ये आला तर 20, तसं थोडी एरिया ऑफ रेक्टेंगल थोडी लावशील इथे। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 0 वाली ये लाइन है, ये y इक्वल्स टू 0 वाली लाइन है, ये x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन है। अब देखो एरिया निकालना है तो y वाला है ये, y इक्वल्स टू 4। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इस लाइन के साथ ही है ना, 0 से लेके 5, f ऑफ x dx। f ऑफ x क्या है? y इक्वल्स टू क्या है? 4, y इक्वल्स टू 4, यानी ये हो गया 4x, 0 से लेके 5। ऐसे करना पड़ेगा मेथड। तो y चे व्हॅल्यू टाका लागेल। असा पण एरिया काढू शकतो ना तू इकडे। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन आ गया, 0 से लेके पाई तक है। अपने को क्या चाहिए? y इक्वल्स टू चाहिए ना, तो y इक्वल्स टू बना लो ना उसको। एक्स वाई इक्वल्स टू 2 है 5th वाले क्वेश्चन में। एक्स वाई इक्वल्स टू क्या है? 2, और वैल्यू क्या दी है? x की दी है 1 और x की दी है 4। अब देखो x इक्वल्स टू बनाना कि y इक्वल्स टू बनाना, ये वैल्यू के ऊपर से समझ लेने का। x की वैल्यू गिवन है ना, तो इसलिए हम लोग इसको बनाएंगे y इक्वल्स टू 2/x। 1/x का ग्राफ ड्रॉ किया है आप लोगों ने, कैसे आता?
ऐसा ही बनेगा। तो कहाँ से लेके कहाँ तक? 1 से लेके 4 है, सपोज ये 1 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालना है अपने को। समझ में आया क्वेश्चन? 1 से लेके 4, ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? 2/x 1 से लेके 4 dx। इंटीग्रेशन निकालना आता, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर, तो 1/x dx। 1/x का क्या आता? 1/x का log x आता, 1 से लेके 4, तो 2 टाइम्स ऑफ log 4 माइनस log 1। log 1 क्या होता? 0, तो ये हो जाएगा 2 log 4। अपने को काम ही नहीं पड़ता लॉग टेबल का। अगर कोई वैल्यू गलती से 2-3 क्वेश्चन है वैसे जिसमें काम पड़ता, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में था एक, साइन के लिए काम पड़ता। साइन की तो आपको वैल्यू ही याद है ना, वैसे भी अगर नहीं भी होंगी तो उसमें साइन 50, 45 तो आता, 43 ऐसे के लिए यूज कर सकते, लेकिन ज़रूरत पड़ती नहीं वैसे क्वेश्चन। लॉग की भी आती तो वो वहाँ पे ही दे देते। जैसे अपन ने अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन लिए थे ना, अप्रॉक्सीमेशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें लॉग की वैल्यू डायरेक्ट वहाँ पे ही गिवन रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, y² इक्वल्स टू x है, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √x। हाँ नहीं, प्लस वाला ही निकालो, दोनों भी आएंगे, सही है। y² इज इक्वल्स टू x है, तो y इक्वल्स टू √x, तो प्लस माइनस √x आएगा, लेकिन हम लोग फाइंड करेंगे प्लस के लिए, एरिया निकालना है, सेम ही आने वाला है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ √x dx, ये आएंगी लिमिट कितनी है? 0 से 4। अभी देखो ये क्वेश्चन में कैसे लिमिट बहुत अच्छे से दी है कि 0 से 4 है, 0 से 2 है, ये दिया है। तो ये इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते अपने पेपर में, लिमिट गिवन नहीं रहेंगी, लिमिट पता करनी पड़ेंगी, उसके लिए अपने को डायग्राम निकालना आना चाहिए। इसलिए पहले से ही क्या करो, डायग्राम निकालते जाओ, नहीं तो ऐसा ही ये चैप्टर पूरा दिमाग के ऊपर से जाता है। लिमिट नहीं समझी तो सॉल्व कैसे करोगे? लिमिट कुछ भी लगा दी तो आंसर गलत ही आ जाएगा। अब ये √x का इंटीग्रेशन किसको भी आता, x⁴ 1/2 लो, 3/2 अपॉन अब क्या होगा, 0 तो लेने की ज़रूरत नहीं है, x⁴ मतलब 4⁴ 3/2 अपॉन 3/2 मतलब 2/3 इंटू 4⁴ 3/2, 2/3 इंटू 4⁴ 3/2 यानी 8 पक्का। √4 इज 2 का क्यूब 8 मतलब 16/3, ये एरिया स्क्वायर यूनिट। लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। गलत, हाँ तुम बताओ, करेक्ट निकालो, उसके सिवा जाओ मत। 128/3 आता उसका आंसर, लास्ट वाले का।